नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के पहले प्रश्न पत्र संज्ञान अधिगम और बाल विकास की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी इकाई सभी इकाइयों से जितने भी एक वाक्य में उत्तर दीजिए के प्रश्न हैं सारे आपके लिए लेके आई हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर वही सारे प्रश्न आपको बताए जाते हैं जो आपके परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, ध्यान से इसे देखें। चाहें तो नोट्स बना सकते हैं और परीक्षा आपकी जल्दी ही होने वाली है तो अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, सीखना की परिभाषा लिखिए। सीखना को परिभाषित करते हुए वुडवर्थ ने लिखा है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। शाब्दिक सीखना किसे कहते हैं? शाब्दिक सीखने का अर्थ ऐसे सीखने से होता है जिसमें व्यक्ति अक्षर से बने सार्थक असार्थक शब्द, वाक्य चिन्ह तथा अंकों के अर्थों को सीखता है तथा प्रयोजन को समझता है। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। सीखने के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य उस सैद्धांतिक गवेषणा से होता है जो सीखने का स्वरूप क्या है, प्राणी क्या सीखता है, क्यों सीखता है और कैसे सीखता है आदि प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं? साधारणतः अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव या कुशलता का, ज्ञान या कार्य करने की आदत का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही अधिगम प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्मृति क्या है? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, धारणा का क्या तात्पर्य है? धारणा से तात्पर्य विषय वस्तु को लंबे समय तक मस्तिष्क में संचित रखना माना जाता है। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन स्मृति किसे कहते हैं? जब किसी तथ्य या अनुभव को लंबे समय तक धारण किया जाता है तो उसे दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। तार्किक स्मृति किसे कहते हैं? जब किसी तथ्य को सोच समझकर एवं तर्क के आधार पर याद करना या आवश्यकता होने पर उसे सुना देना तार्किक स्मृति कहलाती है। अगला प्रश्न है, विस्मृति किसे कहते हैं? सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या धारण करने के पश्चात उन्हें पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। हो सकता है प्रश्न 2 नंबर में पूछ लिया जाए या 1 नंबर में पूछा जाए। प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरणा वह आंतरिक बल है जो व्यक्ति को कार्य पूर्ण करने तक उसके समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रण व दिशा देता है। अगली इकाई है, बचपन में अवधारणा निर्माण एवं चिंतन प्रक्रिया। सीखने की परिभाषा लिखिए। क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखने के कितने स्तर हैं? सीखने के 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। प्रभाव का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख या संतोष मिलता है उसे प्रभाव का नियम कहते हैं। चिंतन की परिभाषा दीजिए। वुडवर्थ के अनुसार चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। तार्किक चिंतन किसे कहते हैं? वह चिंतन जो समस्या समाधान पर आधारित होता है तार्किक चिंतन कहलाता है। क्रांतिक चिंतन किसे कहते हैं? क्रांतिक चिंतन चिंतन का एक प्रकार होता है जिसमें किसी विषय वस्तु, विषय या समस्या के समाधान में कौशल युक्त संश्लेषण, मूल्यांकन तथा पुनर्संरचना सम्मिलित होते हैं। अभिसारी चिंतन की व्याख्या सर्वप्रथम किसने दी थी? अभिसारी चिंतन की व्याख्या सर्वप्रथम पॉल गिलफोर्ड ने दी थी। स्कीमा क्या है? स्कीमा से पियाजे का तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, चिंतन के साधन किसे कहते हैं? चिंतन की प्रक्रिया में जुड़े हुए तत्वों को चिंतन के साधन कहते हैं।
मानसिक क्रिया किसे कहते हैं? पियाजे के अनुसार मानसिक क्रिया से तात्पर्य बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन से है। अगली इकाई है इकाई नंबर 3, संज्ञान और अधिगम। पहला प्रश्न है इसमें, अधिगम किसे कहते हैं? पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्षात्मक सीखना किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। अगला प्रश्न है, विभेदीकरण किसे कहते हैं? मानव की यह विशेषता होती है कि वह एक क्रिया और दूसरी क्रिया में क्या अंतर है स्वतः ही पहचान लेता है। इसी को मनोवैज्ञानिक विभेदीकरण कहते हैं। स्मृति के कितने पक्ष होते हैं? स्मृति के 2 पक्ष होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। पुनः स्मरण किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना ही शामिल किया जाता है। विस्मृति किसे कहते हैं? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं? परिवेश के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा योजनाएं बनाने को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक रूसी शरीर वैज्ञानिक I.P. पावलोव हैं। ब्लूम द्वारा बताए गए शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? ब्लूम द्वारा बताए गए शिक्षण के उद्देश्य ज्ञान का उद्देश्य, बुद्धि का उद्देश्य, प्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन है। स्किनर ने किन जानवरों पर अपने प्रयोग किए? स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों पर अपने प्रयोग किए। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। स्मृति की अवस्थाओं के नाम लिखिए। स्मृति की अवस्थाओं के नाम, अधिगम, धारणा, प्रत्यास्मरण, पहचान। अगली इकाई है भाषा एवं संप्रेषण। भाषा के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? भाषा के द्वारा दूसरों के क्रियाकलाप, ध्यान का संचालन और अपनी बात को समझाने का कार्य किया जाता है। कहानियों के माध्यम से बच्चों में कितने भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है? कहानियों के माध्यम से बच्चों में 4 प्रकार के भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है। भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं? भाषाई कौशल 4 प्रकार के होते हैं, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, मौखिक कौशल या अभिव्यक्त कौशल, लेखा कौशल। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या 41 है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा अक्षरों का केवल ध्वन्यात्मक रूप है। इसका प्रयोग मौखिक रूप से विचार विनिमय के लिए किया जाता है। बहुभाषिकता किसे कहते हैं? बहुभाषिकता के अंतर्गत एक ही व्यक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करना शामिल है। आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के निर्माणकर्ता कौन थे? आधुनिक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के निर्माणकर्ता अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट बांडुरा और वाल्टन मिशेल थे। वार्तालाप किसे कहते हैं? 2 व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप, संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। वाणी किसे कहते हैं? वाणी में हम हाव भाव को व्यक्त करने के लिए मुख से ध्वनि निकालते हैं या शब्दों को उच्चारित करते हैं। 5 से 6 साल के बच्चों की शब्दावली में कितने शब्द होते हैं? 5 से 6 साल के बच्चों की शब्दावली में औसतन 10,000 शब्द होते हैं। संप्रेषण की परिभाषा लिखिए। E.G. मेयर के अनुसार संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। अंतिम इकाई है आपकी इकाई 5, खेल, स्व एवं नैतिक विकास। वैलेंटाइन के अनुसार खेल एक प्रकार से आनंद प्राप्ति का मार्ग है। ओजस्वी खेल किसे कहते हैं? वह खेल जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक ऐसा खेल ओजस्वी या सक्रिय खेल कहलाता है। शांत खेल किसे कहते हैं? वह खेल जिसमें अधिक शारीरिक क्रिया की आवश्यकता ना हो और अधिक ऊर्जा व्यय ना हो, शांत क्रियाएं या शांत खेल कहलाते हैं। स्व केंद्रित खेल किसे कहते हैं? प्रारंभ में बालक स्व केंद्रित खेल खेलता है। उसके लिए कोई नियम नहीं होते। जब वह चाहे तब खेलता है, जब वह चाहे खेलना बंद कर देता है। बालक के नैतिक विकास की कोहल वर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? बालक के नैतिक विकास की कोहल वर्ग ने 6 अवस्थाएं बताई हैं। बालक के सर्वाधिक नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? बालक के सर्वाधिक नैतिक विकास की अवस्था विषम जातीय परस्परता की अवस्था है। नैतिक निर्णय क्या है? नैतिक निर्णय नैतिकता को समझाने के लिए बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता को दर्शाता है। आत्मसंचेतन संवेग में किन संवेगों को शामिल किया जाता है? आत्मसंचेतन संवेग में ईर्ष्या, शर्मिंदगी, सहानुभूति, गर्व, शर्म एवं
ग्लानि को शामिल किया जाता है। कोहल वर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित है? कोहल वर्ग का सिद्धांत लिंग भेद पर आधारित है। व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समस्त विशेषता है। नैतिकता की परिभाषा दीजिए। हरलॉक के अनुसार सामाजिक समूह के नैतिक कोड के अनुरूप ही व्यवहार नैतिकता है। क्रेसमर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? क्रेसमर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व की 3 प्रकार बताए हैं, शक्तिहीन, खिलाड़ी व नाटा। इस प्रश्न को आप एक बार गूगल कर लीजिएगा और सही से इसका आंसर देख लीजिएगा, इसमें कुछ डाउट लगता है। क्रेसमर ने व्यक्तित्व के लगभग 4 प्रकार बताए हुए हैं, एक बार आप इसे सर्च कर लीजिएगा। खेल का कोई एक उद्देश्य लिखिए। खेल का उद्देश्य मानसिक क्षमताओं का विकास करना है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस इकाई का, युंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग हैं? युंग के अनुसार व्यक्तित्व के निम्न भाग हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इसी के साथ ही 5 इकाइयों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए के सारे प्रश्न पूरे होते हैं। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आप सभी को एग्जाम्स के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।